गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री राम कॉलेज से सविता बिश्नोई बीए पार्ट फर्स्ट की आज से ऑनलाइन क्लासें शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके दो पेपर होते हैं। पहले पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और दूसरा पेपर आप पढ़ोगे भारतीय राजनीतिक विचार। दो बुक्स होंगी। पहली बुक का नाम है दो पेपर होंगे और दो बुक्स लगेंगी। पहली बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के एक पेपर ये होगा। दूसरा पेपर है भारतीय राजनीतिक विचार। आज हम कौन सी बुक का अध्ययन करेंगे? राजनीति विज्ञान के मूल आधार। देखो बच्चों, आपके 5 यूनिट होंगी कॉलेज लेवल पर। इस बुक में 5 यूनिट होंगी और 5 यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे। इस पूरी बुक को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, यानी 5 यूनिट्स में विभाजित करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपका आप पढ़ोगे राजनीति विज्ञान के राजनीति विज्ञान का अर्थ। राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं, क्षेत्र व प्रकृति। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं, क्षेत्र और प्रकृति। दूसरा टॉपिक है, इनका अध्ययन हम करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। दूसरा टॉपिक हो गया परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। अगला टॉपिक है व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद। अगला टॉपिक है राजनीति विज्ञान का
राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। तो आपके राजनीति विज्ञान के फर्स्ट बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। उसमें फर्स्ट यूनिट है, उसमें आप पढ़ोगे राजनीति विज्ञान का अर्थ, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर आपका राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे राजनीति विज्ञान का अर्थ, ठीक है। राजनीति विज्ञान है क्या? तो राजनीति के साथ विज्ञान जुड़ा है, तो हम इसको ऐसे एक लाइन में ऐसे स्पष्ट करेंगे, राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। क्या कहेंगे? राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है, क्योंकि इसके साथ विज्ञान जुड़ा है। विज्ञान जुड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे? कोई भी अध्ययन जब तक हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से नहीं करेंगे तो उस अध्ययन को हम विज्ञान नहीं कह सकते। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ, राजनीति विज्ञान की परिभाषा किन किन विद्वानों ने दी है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। गार्नर ने राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ बताया है, गेडेल ने राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ बताया है, ब्लंचली ने राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ बताया है। जैसे गार्नर ने राजनीति विज्ञान में किन बातों का अध्ययन को बतलाया है, और गेडेल ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किन किन बातों को सम्मिलित किया है। ब्लंचली ने सीले और लिको इन राइटर्स की, इन लेखकों की, यानी इन्होंने राजनीति विज्ञान के अर्थ के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, ये हम पढ़ेंगे और परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। जैसे राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करेंगे, राजनीति विज्ञान में हम सरकार का अध्ययन करेंगे, राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे, दबाव समूह का अध्ययन करेंगे, नागरिकता का अध्ययन करेंगे, मौलिक अधिकारों का, नीति निदेशक तत्वों का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, दूसरे देशों के साथ मैत्री संबंधों का इत्यादि हम अध्ययन करेंगे। यानी राजनीति से संबंधित सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। फिर आगे आता है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। इनके अनुसार राजनीति विज्ञान धीरे धीरे कैसे अस्तित्व में आया। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विचारकों ने राजनीति के बारे में अपना क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, और आधुनिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान के बारे में अपना क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। फिर हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्यवहारवाद कैसे अस्तित्व में आया, इसके प्रतिपादक कौन थे, और उसके बाद जैसे व्यवहारवाद के अध्ययन में किन किन बातों का अध्ययन किया गया, और उत्तर व्यवहारवाद में किन किन बातों का अध्ययन किया गया। जैसे व्यवहारवाद में व्यवहारिकता को, तथ्यों और मूल्यों का अध्ययन किया गया। फिर हम उसके बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। ये इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसमें यानी अन्य समाज विज्ञान, अन्य समाज विज्ञान यानी समाजशास्त्र के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। अन्य समाज विज्ञान में क्या आएगा? राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध। राजनीति विज्ञान का
मनोविज्ञान के साथ संबंध, यानी राजनीति विज्ञान को हम समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान इनके साथ लेते हुए चलेंगे। इस प्रकार फर्स्ट यूनिट में आपको इन टॉपिकों का अध्ययन करना है। अब हम आते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में आप पढ़ोगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य कैसे अस्तित्व में आया, प्राचीन काल में राज्य कैसा था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में कैसा होगा, इसकी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। तो सेकंड यूनिट में यूनिट सेकंड में पहला टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें सेकंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है, फिर इनके बारे में डिटेल करेंगे अपन। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें है सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, दूसरा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, तीसरा है, पहला हो गया सामाजिक समझौता सिद्धांत, दूसरा हो गया राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, तीसरा हो गया राज्य की उत्पत्ति का सावयव सिद्धांत। चौथा टॉपिक है सेकंड यूनिट का, इसमें हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। इस प्रकार सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया। जैसे ये समझौता सिद्धांत है तो इसके प्रमुख विचारक है होब्स, लो और रूसो। समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक है समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक है होब्स, लो, रूसो।
तीनों को हम समझौतावादी विचार के रूप में जाने जाते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला समझौता सिद्धांत। समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? होब्स, लॉक और रूसो। होब्स ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया, लॉक ने क्या बताया और रूसो ने क्या बताया। इनको होब्स, लॉक, रूसो को समझौतावादी विचारक के रूप में भी जाना जाता है। इन तीनों ने ही राज्य की उत्पत्ति के परिणाम को समझौते के रूप में दर्शाया। इन्होंने क्या कहा कि राज्य की उत्पत्ति यानी समझौते का परिणाम है। कुछ व्यक्तियों ने एकत्रित होकर समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, राज्य की उत्पत्ति का विकास सिद्धांत। इसमें हम 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। प्राचीन काल में राज्य कैसा था और धीरे धीरे राज्य का विकास कैसे हुआ। फिर आते हैं हम तीसरा, राज्य की उत्पत्ति का सावयव सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे सावयव सिद्धांत को हम आंगिक एकता का सिद्धांत भी कह देते हैं। सावयव एकता या आंगिक एकता का सिद्धांत। एक ही बात है, चाहे सावयव सिद्धांत कह लो चाहे आंगिक एकता का सिद्धांत कह लो। इसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य को मानव शरीर का ही एक अंग माना गया है और इसकी तुलना मानव शरीर से की गई है। चौथा, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और अंत में क्या राज्य का स्वरूप था। अंत में क्या है, वर्ग। इसने कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया था। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श। यानी मार्क्सवादी सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार कार्ल मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में दो ही वर्ग होंगे, एक पूंजीपति और एक श्रमिक। दोनों में हमेशा क्या रहेगा, संघर्ष रहेगा और संघर्ष के पश्चात पूंजीपति यानी जो संख्या में कम है उनका अंत हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग की विजय अंत में संभव हो जाएगी। इसलिए उसने वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा, ना कि वो किस जाति का है, धर्म का है, स्त्री है या पुरुष है। ये हो गए राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसमें हम 4 सिद्धांतों का वर्णन करेंगे और अगला इसमें टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य और संप्रभुता। लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य और संप्रभुता। अगला टॉपिक लोक कल्याणकारी राज्य में हम पढ़ेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। पहले क्या होता था, पुलिस राज्य हुआ करता था। पुलिस राज्य में क्या था, यानी पुलिस, न्यायालय, जेल, इन पर किसका अधिकार
अधिकार था पूंजीपतियों का, और वर्तमान में क्या है, यानी धीरे धीरे लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अपना लिया गया है, जिसमें यानी सरकार का दायित्व बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना राज्य का दायित्व बनता है। पहले क्या था, पुलिस राज्य था जिसमें आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना और बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना ही राज्य का दायित्व बनता था। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अपना लिए जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना राज्य का उत्तरदायित्व बनता है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना राज्य का उत्तरदायित्व बनता है। फिर हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषाएं और लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। फिर नेक्स्ट टॉपिक है संप्रभुता। संप्रभुता को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी संप्रभुता क्या होती है। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में अधिकारों का समाहित होना ही संप्रभुता कहलाती है। तो संप्रभुता को हम कैसे कहेंगे, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में समाहित होना। इसमें हम करेंगे एकत्ववादी और बहुवादी सिद्धांत। संप्रभुता में हम पढ़ेंगे एकत्व व बहुलवादी सिद्धांत। तो आज हमने राजनीति विज्ञान में फर्स्ट पेपर के बारे में जानकारी ली। फर्स्ट पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। उसमें मैंने आपको 2 यूनिट के बारे में बताया। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे, आपको बताया फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, जैसे राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। और सेकंड यूनिट में मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत, यानी राज्य कैसे अस्तित्व में आया, प्राचीन समय में राज्य कैसा था और वर्तमान में उसका स्वरूप कैसा होता गया। यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में भी हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का समझौता सिद्धांत। समझौता सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, होब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों को समझौतावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। दूसरा हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि दूसरा विकासवादी सिद्धांत और तीसरा राज्य की उत्पत्ति का आंगिक एकता सिद्धांत, जिसमें हमने राज्य की तुलना मानव शरीर के अंगों से की है। चौथा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको बताया कि समाज में 2 वर्ग होंगे, पूंजीपति और श्रमिक। दोनों में संघर्ष के पश्चात पूंजीपति का अंत हो जाएगा और श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, ऐसी मार्क्स ने कल्पना की थी। और उसके बाद हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया लोक कल्याणकारी राज्य और संप्रभुता। सेकेंड यूनिट में आपको इन्हीं सभी टॉपिकों का अध्ययन करना है। लोक कल्याणकारी राज्य यानी वर्तमान में सभी राज्यों ने
दो कल्याणकारी राज्यों को आदर्श को अपना लिया है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक सभी दृष्टिकोण से यानी उनका प्राथमिकता देना और उनका महत्व को समझना राज्य का उत्तरदायित्व बनता है। तो इस दृष्टि से हम कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना राज्य अपना उत्तरदायित्व समझता है। उसके बाद अगला टॉपिक मैंने आपको बताया संप्रभुता। संप्रभुता यानी संप्रभुता एक व्यक्ति में भी समाहित होती है और कुछ व्यक्तियों में भी समाहित होती है। और संप्रभुता में भी हम पढ़ेंगे आगे एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत। तो आज मैंने आपको 2 यूनिट के बारे में बताया। 2 यूनिट में कौन कौन से आपके टॉपिक होंगे, आपके सिलेबस में आप किन किन टॉपिकों का अध्ययन करोगे। कल मैं आपको तीसरी और चौथी यूनिट के बारे में बताऊंगी कि तीसरी और चौथी यूनिट में आपको किन किन टॉपिकों का अध्ययन करना है। आज के लिए बस इतना ही।